दोस्तों, मैं रश्मि आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में पढ़ लिया था, तो आज हमारा टॉपिक है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत क्या है, आइए हम इस बारे में पढ़ते हैं। तो ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रक्रिया में वर्ग संघर्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो ऐतिहासिक परिवर्तन में वर्ग संघर्ष एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि मार्क्स ने कहा है, समाज का इतिहास अब तक का वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मतलब अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष, एक दूसरे में वर्ग संघर्ष चलता रहा। जैसे इतिहास में प्राचीन रोम में स्वामी और दास में वर्ग संघर्ष चला। स्वामी क्या है, दास वर्ग का शोषण करते थे। मध्य युग में सामंत और कृषक में वर्ग संघर्ष चला। सामंत कृषकों का शोषण करते थे। आधुनिक में पूंजीपति वर्ग श्रमिकों का शोषण करते हैं। पूंजीपति वर्ग उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व करके श्रमिकों का शोषण करते हैं। श्रमिक इनके अंडर में काम करता है, पूंजीपति वर्ग के अंडर में, क्योंकि ये उत्पादन के उद्योगों पर, मतलब उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व कर लेते हैं। तो फिर श्रमिक को अपना पेट भरने के लिए इनके यहाँ काम करना पड़ता है, पूंजीपति वर्ग के यहाँ। और ये पूंजीपति वर्ग क्या है, उनके श्रमिक के काम के बदले में इनको कम वेतन देते हैं। तो इससे क्या है, इनकी और स्थिति दयनीय हो जाती है। अब पूंजीपति वर्ग और अमीर हो जाएगा, श्रमिक वर्ग और गरीब होता चला जाएगा। तो ये वर्ग संघर्ष चलता रहता है एक दूसरे में। फिर आता है सर्वहारा वर्ग। इसमें क्या है, पूंजीपति वर्ग जो उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व कर लिए रहते हैं, यहाँ उत्पादन के साधनों पर स्वामी श्रमिक का वर्ग हो जाएगा, श्रमिक वर्ग का हो जाएगा। और ये इनका शोषण करेंगे, पूंजीपति वर्ग का। पूंजीपति को समाप्त करने का काम करेंगे। तो शोषण को समाप्त करने का काम करते हैं। पूंजीपतियों को, जैसा कि मार्क्स ने कहा है, लुटेरों को लूट लिया जाएगा, पूंजीपति वर्ग को लूट लिया जाएगा। तो पूंजीपति वर्ग समाप्त हो जाता है तो शोषण समाप्त हो जाएगा। शोषण समाप्त हो जाएगा तो शोषण विहीन समाज होगा। और जब ये वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा तो वर्ग विहीन समाज होगा। तो साम्यवाद, अंतिम अवस्था साम्यवाद की अवस्था आएगी, जिसमें सब लोग क्या है, श्रमिक वर्ग हो जाएंगे। तो यहाँ शोषण विहीन, वर्ग विहीन और राज विहीन समाज की स्थापना होगी। मार्क्स ने कहा है, साम्यवादी अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को, यहाँ पर क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य मिलेगा और आवश्यकता के अनुसार वेतन मिलेगा, और अपनी आवश्यकता के अनुसार वो प्राप्त कर सकेगा। तो इतिहास साक्षी है, जैसा कि हमने इस उदाहरण में देखा, इतिहास साक्षी है कि सत्ता सदैव प्रभुत्वशाली वर्ग के अंडर में रही है। मतलब प्रभुत्वशाली वर्ग दूसरे वर्ग पर शोषण करता रहा है, जो दूसरे को पराधीन बनाकर उनका शोषण करता रहा है, उन पर अत्याचार करता रहा है प्रभुत्वशाली वर्ग। मार्क्स ने कहा है, यह वर्ग संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक मजदूर, जो श्रमिक समाज है, वो समाज की बागडोर संभाल नहीं लेता। जब तक ये साम्यवाद की अवस्था नहीं आएगी, तब तक ये वर्ग संघर्ष जारी रहेगा तथा उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व नहीं हो जाता। मतलब यह वर्ग संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक साम्यवाद की अवस्था नहीं आ जाती, जब तक मजदूर बागडोर नहीं संभाल लेते समाज की, तब तक ये वर्ग संघर्ष जारी रहेगा। मार्क्स ने कहा है, आधुनिक युग को वर्ग संघर्ष का चरमोत्कर्ष माना जाता है। मतलब आधुनिक युग में वर्ग संघर्ष आखिरी युग है। पूंजीवाद का अंत करने के लिए श्रमिकों को क्रांत करने के लिए ललकारा है। मार्क्स ने कहा है, पूंजीपति वर्ग को आधुनिक युग में क्रांति के लिए ललकारा है, कि जिससे पूंजीपति वर्ग इकट्ठा होकर क्रांति करें। मार्क्स ने कहा है, मजदूरों, मतलब क्रांति के लिए ललकारा है कि मजदूरों एक हो जाओ, संगठित हो जाओ। तुम्हारे पास खोने के लिए सिर्फ बेड़ियां हैं और पाने के लिए पूरा संसार है। मतलब श्रमिकों को ललकारते हुए कहते हैं कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए सिर्फ बेड़ियां हैं और पाने के लिए पूरा संसार है। तो इस प्रकार श्रमिक वर्ग क्या है, इकट्ठा होकर पूंजीपति वर्ग को खत्म करने का काम करते हैं, पूंजीपति वर्ग को
जड़ से समाप्त कर देते हैं तो एक वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना होती है। तो एक साम्यवादी समाज का निर्माण होता है। तो आधुनिक युग को वर्ग संघर्ष का चरमोत्कर्ष माना जाता है, जिसमें पूंजीपति वर्ग को समाप्त करके श्रमिक वर्ग की स्थापना होती है, जो साम्यवादी समाज कहलाता है। वर्ग विहीन राज्य विहीन शोषण विहीन समाज होगा। अब हमें लगता है ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत पढ़ते हैं। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स की दास कैपिटल इनकी बुक है, इसमें अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया गया है। तो मार्क्स की दास कैपिटल बुक है, इसमें किसका सिद्धांत दिया गया है? अतिरिक्त मूल्य का। ये दास कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, मार्क्स की बुक है। मार्क्स ने कहा अतिरिक्त मूल्य वह है जिसमें पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। अतिरिक्त मूल्य से क्या होते हैं? पूंजीपति वर्ग श्रमिकों का शोषण करते हैं। यह सिद्धांत मार्क्स ने कहाँ से लिया है? रिकार्डो, एडम स्मिथ जैसे अर्थशास्त्रियों के मूल्य के अधिकार पर दिया है। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स ने किस आधार पर दिया है? यहाँ पे गलती हो गई। रिकार्डो, एडम स्मिथ जैसे अर्थशास्त्रियों के मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है इनका अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। जैसे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत हम समझते हैं, उदाहरण के लिए एक फैक्ट्री है, उसमें श्रमिक काम करते हैं जो कुर्सी बनाने काम करते हैं। तो किसी फैक्ट्री में श्रमिक कुर्सी बनाते हैं, तो कुर्सी बनाने में 100 रुपये की सामग्री लगती है। तो कुर्सी बनाने में 100 रुपये की सामग्री लग रही है और श्रमिक को कितना मिल रहा है? 40 रुपये। तो लागत मूल्य कितना हुआ? कुर्सी बनाने में जो सामग्री लगी और श्रमिक जो प्राप्त कर रहे हैं 140 रुपये हुआ। तो लागत मूल्य हमारा 140 रुपये हो गया। अब विक्रय मूल्य क्या हुआ? जब बाजार में वही कुर्सी बेची गई तो 200 रुपये में बेचता है पूंजीपति वर्ग, जो फैक्ट्री का मालिक है, तो उसको 200 रुपये में कुर्सी बेचता है। तो लागत मूल्य हमारा 140 है और विक्रय मूल्य जो है 200